आज के वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 12 शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक है महात्मा गांधी जी। इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी जी है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है जो कि एक शिक्षा शास्त्र है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। देखिए ये पूरा याद कर लीजिएगा, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में जन्म हुआ था। और किस राज्य में जन्म हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो ये प्रश्न भी बनता है। और उसके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। ये भी प्रश्न बन सकता है। माता जी का नाम याद कर लीजिए और पिताजी का नाम याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए और जो उसका प्रश्न बनता है इस चैप्टर से, ओके, महात्मा गांधी का पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा। देखिए इतना ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये भी बन सकता है। और इसके बाद देखिए रविन्द्रनाथ ठाकुर ने महात्मा से कहा था बापू राष्ट्रपिता आदि का कृतज्ञ राष्ट्र याद करता है, यानी कि उसको बापू भी कहते हैं, राष्ट्रपिता भी कहते हैं, इसे महात्मा भी कहते हैं। ये महात्मा गांधी का नाम दिया गया है। उसके बाद 30 जनवरी 1947 नई दिल्ली में एक सिर्फ उनकी हत्या कर दी। ये भी प्रश्न बन सकता है, यानी कि मृत्यु 30 जनवरी 1947 ईस्वी में हुआ था। और उसका जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी प्रश्न बन सकता है। शिक्षा और संस्कृति जैसे विषय पर यहाँ हरिजन यंग इंडिया जैसे ऐतिहासिक पत्रों को अग्रलेखों से संकलित संपादित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत हैं। देखिए अब जो प्रश्न बन सकता है, एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, फिर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलेंगे। अहिंसक प्रतिरोध सबसे उत्तम और बढ़िया शिक्षा है, यानी महात्मा गांधी जी के अनुसार। अब देखिए हम इसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने के लिए जा रहे हैं। ये रहा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम इसका प्रश्न उत्तर बताते हैं। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? अहिंसक प्रतिरोध सबसे उत्तम और बढ़िया शिक्षा यह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चों को वह वर्णमाला लिख और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करे। उसके पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है और आत्मा में क्या क्या शक्तियाँ छुपी हुई है। शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को, कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखे। उसके बाद जो प्रश्न है इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसको बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है, परंतु शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ आत्मा की जागृति भी उतनी ही नहीं होगी। तो केवल बुद्धि का विकास घटिया और एकांगी वस्तु ही साबित होगा। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है, इसलिए मस्तिष्क का ठीक और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब साथ साथ बच्चे की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों की भी शिक्षा होती रहे। शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? शिक्षा का मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। पढ़ना लिखना तो शिक्षा का अंत है ही नहीं, वह आदि भी नहीं है। वह पुरुष और स्त्री को शिक्षा देने के साधनों में केवल एक साधन है। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। इसलिए तो मैं बच्चों की शिक्षा का प्रारंभ इस तरह करूंगा कि उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए और जिस क्षण वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण उसे उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। चौथा नंबर प्रश्न, मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। इतनी ही बात है कि आजकल की तरह प्रत्येक दस्तकारी केवल यांत्रिक ढंग से न सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखानी पड़ेगी, अर्थात बच्चे की प्रत्येक प्रक्रिया का कारण जानना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सारी शिक्षा किसी दस्तकार या उद्योगों के द्वारा दी जाए। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हो। मौजूद पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता। वे शरीर से कमज़ोर होते हैं, इसलिए मैं संगीत में कवायद के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिलवाऊंगा।
गांधी जी धुनाई और ग्रामोद्योगों द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते थे। कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने की मेरी योजना में कल्याण है कि यह एक शांत सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए है। इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज की मौजूद आरक्षित अवस्था और वर्गों की परंपरा विषाक्त संबंधों की कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों। जब भारत को स्वराज मिल जाएगा तब शिक्षा का क्या ध्येय होगा। चरित्र निर्माण में साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास कराने की कोशिश करूंगा। यह साक्षरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किताबी ज्ञान तो इससे बड़े उद्देश्य का एक साधन मात्र है। गांधी जी देसी भाषा में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे। मैं चाहता हूं कि उस राष्ट्र अंग्रेजों में इसी तरह उस भाषा अंग्रेजी में इस तरह संसार की अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार भरा पड़ा है उसे राष्ट्र अपने ही देसी भाषाओं के द्वारा प्राप्त करे। यह अच्छी मितव्ययता होगी यदि हम विद्यार्थियों का एक अलग वर्ग ऐसा रख दे जिसका काम यह हो कि संसार का भिन्न भिन्न भाषाओं में सीखने की उत्तम बातें यह जान ले कि और उनके अनुवाद देसी भाषाओं में करके देता रहे। दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है। दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ इसलिए जरूरी है क्योंकि दूसरी देशों की संस्कृतियों की हवा के झोंकों में उड़ नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। 9वां नंबर क्वेश्चन, अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियादी पर दूसरी संस्कृति और भाषाओं के से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए। गांधी जी की राय स्पष्ट कीजिए। दूसरी संस्कृति और भाषा की समझ और कदर स्वयं अपनी संस्कृति और मातृभाषा की कदर होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए, पहले हरगिज नहीं। मेरा दृढ़ मत है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों। भारतीय संस्कृति उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है जिनके हिंदुस्तान में पेड़ जम गए हैं, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है और जो स्वयं भी भारतीय जीवन में प्रभावित है। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का सामंजस्य होगा जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। आशय स्पष्ट करें। मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। यह प्रसंग महात्मा गांधी द्वारा रचित शिक्षा और संस्कृति नामक शीर्षक से लिया गया है। उपयुक्त कथन से लेखक महोदय का आशय है कि जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण से उसे उत्पादन काम करने योग्य बना दिया जाए। आगे चलकर वह स्वावलंबी बन सके। इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसे कोई चीज मौजूद नहीं है। यह प्रसंग महात्मा गांधी द्वारा रचित शिक्षा और संस्कृति नामक शीर्षक से लिया गया है। लेखक महोदय का आशा है कि हमारे पूर्वजों ने बाहर से आने वाले अच्छे ज्ञान एवं संस्कार को पूरे मनोयोग से अपना, परिणामतः मेरे पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़ी आज़ादी के साथ मिल गए और मौजूद पीढ़ी वाले हम लोग उस मिलावट की ही उपज हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा रचित शिक्षा और संस्कृति नामक शीर्षक से लिया गया है। मेरा धर्म कैद खाने का नहीं है। लेखक महोदय का आशा है कि बाहर से आने वाले अच्छे विचार समयानुकूल हमारे धर्म में समाहित है। समयानुकूल परिवर्तन को हमारे धर्म में उचित स्थान मिल रहा है। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। आज की वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर दिए चैप्टर नंबर 12 शिक्षा और संस्कृति के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम अगले वीडियो में काव्य खंड के जितने भी चैप्टर है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।